गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के विषय में। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने की कोशिश की, जिसमें हम लोगों ने आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए को बहुत अच्छे से देख लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को भी बहुत अच्छे से जाना। इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सच एज द टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बहुत अच्छे से जान लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने स्टिकी इंड और ब्लंट इंड को बहुत अच्छे से जाना, और हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि किस प्रकार से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने रिकग्निशन साइट को पहचान के कट लगाता है। तो आइए बच्चों, वीडियो के इस सेगमेंट हम इसी के आगे बात करेंगे कि आज हम देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण कैसे किया जाता है, नेमिंग कैसे किया जाता है। तो आइए समय ज़ाया न करते हुए हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नेमिंग के विषय में। जैसा कि बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं इको आर फर्स्ट, ये जो रिस्ट्रिक्शन है इको आर फर्स्ट इज अ टाइप ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और इसको अगर हम देखें, इसके एक्सपेंशन फॉर्म को देखें, इसको एक्सपेंड करके अगर हम देखें तो कैसे ये लिखा गया है। तो ये बच्चों जो एस्टेरिचिया है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द जीनस, एंड कोलाई इज अ टाइप ऑफ द स्पीसीज, आरवा इज अ टाइप ऑफ द स्ट्रेन, एंड 13 इट इज़ द टाइप ऑफ द ऑर्डर, दैट इज द नंबरिंग ऑफ द अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द स्ट्रेन ऑफ द एस्टेरिचिया कोलाई। ये क्या है बच्चों? एस्टेरिचिया कोलाई क्या है? एक प्रकार का, अगर हम बात करें एस्टेरिचिया क्या है, जीनस है, कोलाई स्पीसीज है, आर वाई स्ट्रेन है, और ये नंबरिंग है। तो जो ये नाम रखा गया है इको आर फर्स्ट, ये जीनस के फर्स्ट लेटर से, अर्थात जीनस का फर्स्ट लेटर क्या है, ई है, तो यहाँ ई रखा गया है। और स्पीसीज के सेकंड 2 लेटर्स, तो ये कोलाई है तो सी ओ। और स्ट्रेन का जो है बच्चों आर जो है ये स्ट्रेन है, तो इसका फर्स्ट लेटर रखा गया है। और साथ ही साथ जो फर्स्ट है लिखा गया है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये RY13 स्ट्रेन का फर्स्ट एंजाइम, अर्थात फर्स्ट एंजाइम है ये। ठीक बच्चों, तो यहाँ लिखा है आर्डर इन विच द एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, अर्थात इस बैक्टीरिया के 13 स्ट्रेन में से ये पहला स्ट्रेन है, इसलिए इसका नाम है इको आर फर्स्ट। ठीक बच्चों, तो जो नाम रखा गया ई इज डिराइव्ड फ्रॉम द जीनस, दैट इज द एस्टेरिचिया। CO is derived from the 2 letters of the species such as the coli, and R is derived from the strain which is commonly known as the RY13, and first is the type of the number which is first isolated from the strain, RY strain, that is the Escherichia coli के RY strain का ये फर्स्ट एंजाइम है, इसलिए इसका नाम है इको आर फर्स्ट। ठीक बच्चों, तो इसका नामकरण इसी प्रकार से किया। एक बार बच्चों आप फिर से जान लीजिए, एस्टेरिच जो इको आर फर्स्ट लिखा ये नाम रखा गया है, इज डिराइव फ्रॉम द जीनस, अर्थात एस्टेरिचिया का जो फर्स्ट अक्षर होता है बच्चों ई, ये एक प्रकार का जीनस है, इससे लिया गया है। कोलाई जो है बच्चों ये स्पीसीज के रूप में, अर्थात 2 सेकेंड लेटर लिखा जाता है, अर्थात इस प्रकार से ई को। तो को क्या है? एक प्रकार का स्पीसीज है जिसके दोनों लेटर लिखे जाते हैं। RY13 एक प्रकार का स्ट्रेन है बच्चों, उससे लिया गया है। और फर्स्ट जो होता है, अर्थात इस RY13 का फर्स्ट एंजाइम है जो आइसोलेट किया गया है। ठीक बच्चों, तो इको आर फर्स्ट, इसी प्रकार से इसका नंबरिंग हुआ है, नामकरण हुआ है। अगर अब हम बात करें बच्चों एक्शंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस प्रकार से काम करता है, तो हम यहाँ जो स्पेशली बात कर रहे हैं वो किसके विषय में बात कर रहे हैं? इको आर फर्स्ट के लिए। ठीक बच्चों, तो इको आर फर्स्ट किस प्रकार से अपना एक्शन करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इको आर फर्स्ट ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों जब कट लगाता है तो वो दोनों पर कट लगाता है, अर्थात जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम वेक्टर को काटते हैं, ठीक उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी काटते हैं, अर्थात डिजायर्ड जीन जो हम किसी ऑर्गेनिज्म से अपने डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करते हैं, जिस एंजाइम से हम वेक्टर को काटेंगे, ठीक उसी एंजाइम के द्वारा हम किस पर कट लगाते हैं? अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट पर भी। ठीक बच्चों, अर्थात वो अपना एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पहचान कर अपने रिकग्निशन साइट पर कट लगा देता है। ठीक बच्चों, क्योंकि इस प्रकार से जब एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम काटते हैं तो वो अपना क्या करता है? एक कम्प्लीमेंट कॉपी बनाता है, और फिर वो अपनी कम्प्लीमेंट्रिटी देख के क्या होता है? वो जुड़ जाता है। तो ये है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑलवेज कट्स द बोथ स्ट्रेन एंड फॉर्म्स द स्टिकी एंड। जो स्ट्रिक्शन एंजाइम होता है बच्चों वो बोथ स्ट्रेन, अर्थात जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये शुगर फास्फेट के दोनों बैकबोन को काटने का काम करेगा। ठीक बच्चों, ये देखिए इस प्रकार से ये क्या करेगा? दोनों स्ट्रेन को काटेगा, ऐसा नहीं कि केवल एक स्ट्रेन को काटेगा।
और देखिए जैसे यहाँ देखिए ये रिस्ट्रिक्शन इको और फर्स्ट के लिए जो रिकग्निशन साइट होता है वो जी और ए के बीच में होता है। देखिए जैसा कि यहाँ रिमार्क लगा हुआ है, इसका जो रिकग्निशन साइट होता है कहाँ होता है, जी और अर्थात जो न्यूक्लियोटाइड्स जी और ए के बीच में अपना ये कट लगाता है। और इसका जो पैलेंड्रामिक सीक्वेंस होता है GAATTC होता है। क्या होता है, GAATTC। जैसा कि आप अगर देखें 5'(3') एंड इधर 5'(3') तो देखेंगे जिस प्रकार से 5 की तरफ यहाँ है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ GAATTC इस साइड से भी है और GAATTC इस साइड से भी है। ठीक बच्चों, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का कहा जाता है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि मलयालम एक प्रकार का क्या होता है, एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कि जिस प्रकार से मलयालम में इधर से हम चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हम रिवर्स आते हैं तो दोनों सीक्वेंस एक जैसे होते हैं, तो उसी को हम पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इको और फर्स्ट का पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, GAATTC। ठीक बच्चों, और GAATTC, और इसका जो रिकग्निशन साइट होता है वो कहाँ होता है, जी और ए के बीच में ये कट लगा देता है और दोनों स्ट्रेन को काटने का काम करता है। जैसा कि आप देखिए सेकंड वाले पॉइंट में देखिए ये काटा हुआ है, अर्थात जी और ए के बीच में कट लगा दिया है, जी इधर हो गया है, AATTC इधर हो गया है। अगर इधर हम ये देखिए ये 5' होता है और ये 3' और ये 5' और इधर 3'। जिस प्रकार से 5' की तरफ देखिए जी अलग था, वैसे जी यहाँ अलग है। ठीक बच्चों, तो यहाँ बिल्कुल सेम उसी प्रकार से कट लगेगा दोनों बैकबोन पर। ठीक बच्चों, तो यहाँ देखिए जी अलग हो गया, AATTC अलग हो गया, जी यहाँ अलग हो गया है, AATTC अलग इधर हो गया, तो दोनों क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में अलग हो जाते हैं। फिर आगे क्या होता है बच्चों, ये किस प्रकार से जुड़ जाते हैं, तो आगे हम क्या करते हैं, DNA लाइगेज के द्वारा इसको जोड़ने का काम करते हैं। तो ये बच्चों अपना कॉम्प्लीमेंटरिटी कॉपी देकर, अपना कॉम्प्लीमेंट कॉपी देकर क्या होता है, जुड़ जाता है। अर्थात इसीलिए इसको स्टिकी एंड पर काटा जाता है, जिससे जैसा कि देखिए ये क्या करेगा, सॉरी, जैसा कि आप देखेंगे ये देखिए ये इधर से आएगा तो इधर जुड़ जाएगा, ये इधर जाएगा तो इधर जुड़ जाएगा। अपना कॉम्प्लीमेंट यहाँ देखिए, ये देखिए GAATTC अपने आप आके जुड़ जाएगा, अर्थात GC के साथ जुड़ जाएगा, TA के साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से अपना क्या करेगा, अपना कॉम्प्लीमेंट कॉपी देख के जुड़ेगा। तो यहाँ जैसे देखिए अब जुड़ गया है, GC के साथ AT के साथ, फिर AT के साथ TA के साथ, ये देखिए इस प्रकार से अपना कॉम्प्लीमेंट कॉपी बना लेता है। तो एक तो इसका एक्शन ये रहा। दूसरा अगर हम बात करें अब क्लोनिंग वेक्टर्स के विषय में कि क्लोनिंग वेक्टर्स किसको कहते हैं, या फिर हम व्हीकल वेक्टर किसको कहते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं वेक्टर कौन है। तो जैसा कि वेक्टर क्या होता है बच्चों, जिस प्रकार से अर्थात हम ये अगर जाने कि अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे आप डिस्कस किया था, हमने बताया था कि अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जाने के लिए, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने के लिए हमारे दो माध्यम होते हैं। एक तो या तो हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र करते हैं, या तो फिर हम किसी व्हीकल के सहारे या किसी प्लाज्मिड का सहारा लेकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक बच्चों, तो क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर इज ए टाइप ऑफ द व्हीकल वेक्टर। एक प्रकार का ये व्हीकल होता है एक प्रकार से, अर्थात यहाँ जैसे किसी सामान को हम मोटर कार से कहीं दूसरे स्थान पर पहुँचाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो वेक्टर होता है बच्चों, ये क्लोनिंग वेक्टर या हम इसको व्हीकल वेक्टर भी कहते हैं। तो ये हमारे व्हीकल के रूप में काम करता है, अर्थात गाड़ी के रूप में काम करता है, जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी बैक्टीरिया सेल में पहुँचाने का काम करता है। तो अगर हम बात करें बच्चों वेक्टर को अगर हम क्लासिफाई करें और देखें वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो वेक्टर बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल वेक्टर और दूसरा आर्टिफिशियल वेक्टर। नेचुरल वेक्टर में अगर हम देखें बच्चों तो कौन कौन जो प्राकृतिक वेक्टर हैं, अर्थात जिनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होता है, आर्टिफिशियली किसी प्रकार का कोई इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक उसी वेक्टर्स का हम प्रयोग करते हैं। और या फिर जो हम आर्टिफिशियल वेक्टर के रूप में तैयार करते हैं, तो इसी नेचुरल वेक्टर के सहारे हम आर्टिफिशियल वेक्टर को तैयार करते हैं। ठीक बच्चों, तो कौन अगर नेचुरल वेक्टर कौन कौन से हैं, प्लाज्मिड अर्थात बैक्टीरिया में पाए जाने वाले एक प्रकार का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। ठीक बच्चों, क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो कहाँ पाया जाता है बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, तो प्लाज्मिड। दूसरा होता है बैक्टीरियोफेज, अर्थात बैक्टीरियोफेज डीएनए भी क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का नेचुरल वेक्टर होता है।
साथ ही साथ वायरल डीएनए। तो प्लाज्मिड, बैक्टीरियल डीएनए एंड बैक्टीरियोफेज डीएनए एंड वायरल डीएनए, ये क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल वेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। जबकि आर्टिफिशियल वेक्टर में अगर हम देखें, एक चीज़ और जान लीजिए बच्चों, तो बैक्टीरियोफेज डीएनए जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए और दूसरा होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरियोफेज जो होता है बच्चों, उसको हम लैम्डा फेज कहते हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है बच्चों, उसको हम 13 फेज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। तो यहाँ बच्चों नेचुरल वेक्टर्स के रूप में कौन कौन है, प्लाज्मिड है, दूसरा है बैक्टीरियोफेज डीएनए है। बैक्टीरियोफेज डीएनए दो प्रकार का होता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जिसको हम लैम्डा फेज कहते हैं, और दूसरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसको हम लैम्डा फेज कहते हैं, और दूसरा होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जिसको हम M13 फेज कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम दूसरा देखें आर्टिफिशियल वेक्टर्स के रूप में, जो हम आर्टिफिशियल वेक्टर्स के रूप में यूज करते हैं वो कौन है बच्चों, अर्थात बैक्टीरियल क्या होता है बच्चों, बैक अर्थात BSC, YSC एंड MSC, ठीक बच्चों, अर्थात बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये तीन प्रकार के जो वेक्टर्स हैं बच्चों, इट इज़ यूज्ड एज द आर्टिफिशियल वेक्टर्स, या आर्टिफिशियल वेक्टर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। आज आइए अगर हम बात करें जो स्पेशली हम लोग वेक्टर्स का यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पर, बैक्टीरियल प्लाज्मिड पर। अर्थात ये जो प्लाज्मिड होता है बच्चों, अर्थात बैक्टीरिया के अंदर अगर हमको ट्रांसफ़र करना है तो इसका जो मोस्ट सूटेड प्लाज्मिड वेक्टर होता है बच्चों, वो कौन होता है, प्लाज्मिड होता है। तो प्लाज्मिड इज द मोस्ट सूटेड वेक्टर फॉर द बैक्टीरिया के लिए सबसे अच्छा जो सूटेड वेक्टर होता है वो कौन होता है, प्लाज्मिड। अर्थात प्लाज्मिड के माध्यम से हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी दूसरे बैक्टीरिया सेल के अंदर डाल के मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं, अर्थात वो क्लोनिंग करेगा, और फिर हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो बायोरिएक्टर से हम क्या करते हैं बच्चों, उसको आइसोलेट करते हैं और अपने यूज में लाते हैं। इसको बच्चों हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ आप केवल इतना जानेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर हम अगर किसी वेक्टर्स को ले जाने की कोशिश करेंगे तो सबसे स्वीटेड वेक्टर कौन होता है, प्लाज्मिड वेक्टर होता है, ठीक बच्चों। तो आइए हम अगर जानें कि कुछ क्या विशेष कैरेक्टरिस्टिक हैं प्लाज्मिड के, क्या विशेष फीचर्स हैं, तो आइए हम जानते हैं प्लाज्मिड के क्या विशेष फीचर्स हैं। प्लाज्मिड जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। प्लाज्मिड क्या होता है बच्चों, एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है जो बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल के अंदर बच्चों दो प्रकार का डीएनए होता है, एक बैक्टीरियल डीएनए होता है और दूसरा होता है प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, और ये एक प्रकार का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इसका, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द सेल। ये प्लाज्मिड डीएनए होता है बच्चों, ये जो होता है वो बैक्टीरियल सेल के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं, बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर हम प्लाज्मिड को निकाल दें तो बैक्टीरिया का डेथ नहीं होगा, अर्थात बैक्टीरिया का कुछ नहीं हो सकता है, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हानिकारक ये नहीं है, अर्थात उसके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द सेल ऑफ द बैक्टीरिया, अर्थात बैक्टीरियल सेल के लिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। अगला जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग होता है, अर्थात इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन की टेंडेंसी पाई जाती है, अर्थात ये अपने आप रिप्लिकेट करता है, ठीक बच्चों। तो सेल्फ रिप्लिकेशन प्लाज्मिड में पाया जाता है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ट्रांसफर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए। ये जो प्लाज्मिड होता है बच्चों, ये बहुत बड़ा डीएनए फ्रेगमेंट को नहीं ले जा सकता है, ये बहुत छोटा अमाउंट को ले जा सकता है, अर्थात डीएनए के बहुत छोटे अमाउंट को ही किसी बैक्टीरिया सेल के अंदर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसके द्वारा, प्लाज्मिड के द्वारा। तो प्लाज्मिड बहुत बड़े डीएनए फ्रेगमेंट को ले जाने में अक्षम होता है, अर्थात वो नहीं ले जा सकता, वो केवल छोटे डीएनए सेगमेंट्स को ले जाने का काम करता है। तो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर बच्चों, आप इसको जान लीजिए कि प्लाज्मिड जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के रूप में जानते हैं। ये जो बैक्टीरियल सेल के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगला जो है बच्चों, इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन पाया जाता है, ठीक बच्चों, अर्थात इसमें जिस प्रकार से ये क्या करेगा, अपने प्लाज्मिड को जिस प्रकार से ये रिप्लिकेट करता है, ठीक उसी प्रकार जितना अपने प्लाज्मिड को रिप्लिकेट करेगा उतना ही ज़्यादा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या करेगा बच्चों, रिप्लिकेट करेगा। तो इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन पाया जाता है, इसलिए ये हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा, और मल्टीपल कॉपी अर्थात तो क्लोनिंग बनाएगा, ठीक बच्चों, मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए एप्लीकेबल होता है। अर्थात इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, कि ये केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए को ले जाने का काम करता है।
अगला जो है बच्चों प्लाज्मिड के रूप में हम जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सबसे अच्छा बैक्टीरिया के लिए सबसे सूटेड जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। इसी प्रकार से कुछ और प्लाज्मिड है, जैसे हम लोगों ने बात किया याक, अर्थात ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक बच्चों, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एज वेल एज द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं, ये दोनों जो वेक्टर होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए कैन ट्रांसफर, अर्थात ये डीएनए के ह्यूज अमाउंट को ले जाने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात इनके द्वारा डीएनए के बहुत बड़े फ्रेगमेंट को, अर्थात बहुत बड़े बेस पेयर को इनके साथ ले जाया जा सकता है। ठीक बच्चों, तो ये एक ऐसे ये वेक्टर होते हैं जो डीएनए के ह्यूज अमाउंट को ले जाने का काम करते हैं। जबकि प्लाज्मिड के द्वारा, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लाज्मिड के द्वारा हम केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट को ले जा सकते हैं, किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर करवा सकते हैं। जबकि याक और बैक के द्वारा, अर्थात ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के द्वारा, बैक्टीरियल का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के द्वारा, साथ ही साथ मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के द्वारा, मैक के द्वारा हम क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए को ट्रांसफर करने में क्या होते हैं बच्चों, सफल होते हैं। आगे बच्चों, द बेस्ट नॉन कमर्शियल अवेलेबल प्लाज्मिड्स आर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, द बेस्ट कमर्शियली अवेलेबल प्लाज्मिड्स आर, अगर हम ये देखें कमर्शियली रूप से, अर्थात हम जो कमर्शियली रूप से सबसे ज़्यादा यूज करते हैं प्लाज्मिड का, अर्थात इट इज़ अ टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। हम इसको क्या करते हैं बच्चों, लैब में जो नेचुरल प्लाज्मिड हमारा होता है, उस नेचुरल प्लाज्मिड को हम निकाल कर क्या करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और लैब में अपने अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो अगर हम कमर्शियल ढंग पर देखें, कमर्शियल लेवल पर सबसे ज़्यादा सूटेड और सबसे ज़्यादा अवेलेबल प्लाज्मिड जो है बच्चों, वो कौन है, PBr322। कौन है बच्चों, PBr322। PUC सीरीज में अगर हम देखें, PBr322 के बाद PUC सीरीज में अगर हम देखें तो PUC8, PUC12, PUC13 और PUC18, अर्थात ये सब जो होते हैं बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, जिनका यूज हम क्या करते हैं बच्चों, जीन ट्रांसफ़र के लिए करते हैं, अर्थात अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हम ट्रांसफ़र करने में सफल होते हैं। ठीक बच्चों, आइए अगर हम जाने कि क्लोनिंग वेक्टर्स जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वेहिकल डीएनए के रूप में, वेहिकल प्लाज्मिड के रूप में, या वेहिकल वेक्टर के रूप में, या फिर क्लोनिंग वेक्टर के रूप में, जिनका हम बात कर रहे हैं, चाहे वो प्लाज्मिड की बात हो, चाहे याक की बात हो, चाहे बैक की बात हो। अब हम अगर देखें बच्चों, तो प्लाज्मिड के क्या कुछ स्पेशल फीचर्स होने चाहिए। आज आइए हम बात करते हैं इनके फीचर्स के विषय में, कि क्लोनिंग वेक्टर्स के क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरी है उनका होना। तो सबसे पहले हम बात करें बच्चों, इनमें क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होना चाहिए बच्चों, अर्थात ORI होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। रेप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम दिस सीक्वेंस, अर्थात ये ORI क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है कि इसी ORI सीक्वेंस से, यहीं से क्या करता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अर्थात अगर जो प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन होता है बच्चों, अर्थात वो एक प्लाज्मिड से दो प्लाज्मिड, दो प्लाज्मिड से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, तो जो इनका प्लाज्मिड का क्लोनिंग होता है, या प्लाज्मिड का जो ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों, तो ये जो इनके अंदर एम्प्लीफिकेशन की प्रक्रिया होती है, जो बहुत ज़्यादा अपना मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम द ORI से, अर्थात ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पूरे प्लाज्मिड में क्या होता है बच्चों, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है, जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो जितने ज़्यादा इनका जो प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा बच्चों, उतना ही ज़्यादा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करेगा। ठीक बच्चों, तो इनमें क्या पाया जाता है, अर्थात अच्छा प्लाज्मिड वो होता है जिसमें क्या पाया जाए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाए। ठीक बच्चों, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, इट इज़ द इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम दिस सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस अर्थात ORI से ही रेप्लिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और पूरे प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो इसका होना बहुत अनिवार्य है। इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर, और ये क्या करता है बच्चों, ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है, अर्थात कितना ज़्यादा क्लोनिंग करना है, कितना ज़्यादा क्लोन बनाना है, कितने ज़्यादा मल्टीपल कॉपी को बनाना है। इट इज़ आल्सो डिसाइडेड बाय द ORI, ये ORI के द्वारा ही डिसाइड होता है। अगला जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है वो होता है क्लोनिंग साइट। ठीक बच्चों, तो इसका क्लोनिंग साइट क्या होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज द रिकग्निशन साइट। इसको हम रिकग्निशन साइट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, चाहे इसको क्लोनिंग साइट कहिए, चाहे इसको रिकग्निशन सीक्वेंस कहिए, या इसको रिकग्निशन साइट कहिए। ठीक बच्चों, तो ये क्या होता है, क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट या रिकग्निशन साइट, इसका तीनों नाम है। आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, अर्थात इसको रिमार्क कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए
कि रिकग्निशन साइट इज आल्सो नोन एज द क्लोनिंग साइट, या इसी को हम रिस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके विषय में। द रिकग्निशन सीक्वेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर कॉल्ड एज द क्लोनिंग साइट। तो जो रिकग्निशन सीक्वेंस होता है, जैसे हम लोगों ने बात किया GAATTC, तो GAATTC में जो G और ए के बीच में कट लग रहा है, G और ए के बीच में, तो G और ए के बीच में जो रिमार्क करता है कट लगाने के लिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ द क्लोनिंग साइट, या उसी को हम कहते हैं रिकग्निशन सीक्वेंस, या हम उसी को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। अर्थात वहीं से कट लगेगा और जहाँ से कट लगता है वहीं से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ता है। ठीक बच्चों, अर्थात वहीं कट लगना है, वहीं हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो उसी को हम क्लोनिंग, अर्थात वहीं से क्लोनिंग स्टार्ट होता है। अर्थात जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ेगा उसी का तो क्लोनिंग बनना है, तो वो उसी को हम कहते हैं रिकग्निशन सीक्वेंस भी। अर्थात वहीं से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी रिकग्निशन सीक्वेंस को पहचान कर काटेगा और वहीं हमारा क्लोनिंग साइट, अर्थात वहीं से हमारा क्लोनिंग स्टार्ट होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वहीं पहचान के काटेगा, उसको हम रिकग्निशन सीक्वेंस कहते हैं और उसी को हम क्लोनिंग साइट कहते हैं। तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे। अ गुड वेक्टर हैज़ रिकग्निशन सीक्वेंस ऑफ मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे अच्छा वेक्टर वो होता है कि जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकग्निशन सीक्वेंस हो, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होने चाहिए। जैसे हम बाम H1 की बात करें, हिंद 2 की बात करें, हिंद 3 की बात करें, EcoR फर्स्ट की बात करें, क्लॉव फर्स्ट की बात करें। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे, अच्छा वेक्टर वो होता है जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिकग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि एक रिकग्निशन एंजाइम के लिए अगर बात करें तो एक प्लाज्मिड के अंदर केवल एक ही रिकग्निशन साइट एक एंजाइम के लिए होना चाहिए। ठीक बच्चों, अगर एक से ज़्यादा रिकग्निशन साइट हो जाएगा तो वो एंजाइम जहाँ जहाँ वो अपना सीक्वेंस पहचानेगा सब जगह काट के पूरे प्लाज्मिड को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, और वो प्लाज्मिड हमारे काम का नहीं होगा। तो इसलिए एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए केवल एक रिकग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए, एक रिकग्निशन साइट होना चाहिए। अगर किसी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक से ज़्यादा रिकग्निशन साइट हो जाएगा तो प्लाज्मिड में अपने रिकग्निशन सीक्वेंस को पहचान कर हर एक जगह कट लगा देगा, है ना बच्चों, क्योंकि वो अपने रिकग्निशन साइट को पहचानता है और जहाँ जहाँ वो अपना सीक्वेंस देखेगा वहाँ वहाँ वो कट लगा देगा, और फिर वो क्या हो जाएगा, पूरा प्लाज्मिड हमारा बर्बाद हो जाएगा, हमारे काम का नहीं रह जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि द रिकग्निशन सीक्वेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर कॉल्ड एज द क्लोनिंग साइट। अर्थात रिकग्निशन सीक्वेंस को ही हम क्लोनिंग साइट भी कहते हैं। A good vector has recognized sequence a good vector has recognition sequence of many restriction enzyme। सबसे अच्छा वेक्टर वो होता है जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकग्निशन सीक्वेंस हो, बट अ सिंगल रिकग्निशन सीक्वेंस फॉर ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्रत्येक एंजाइम के लिए केवल एक सिंगल रिकग्निशन साइट होना चाहिए। अगर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक से ज़्यादा रिकग्निशन साइट होगा तो वो सब जगह काट के क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ फिगर के रूप में अगर हम देखें तो ये देखिए, जैसे EcoR फर्स्ट, क्लाव फर्स्ट, हिंद सेकेंड, बाम H1। तो इस प्रकार से एक प्लाज्मिड के अंदर जो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होने चाहिए और प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकग्निशन साइट होना चाहिए, और एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए उस प्लाज्मिड के अंदर केवल एक ही रिकग्निशन साइट होना चाहिए। एक से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रत्येक हर एक मतलब प्लाज्मिड वही अच्छा होता है जिसमें बहुत सारे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो और प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिकग्निशन साइट होने चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट इसका फीचर्स है बच्चों वो है सेलेक्टेबल मार्कर। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें सेलेक्टेबल मार्कर का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर है क्या, किसके लिए उपयोगी है। टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सेलेक्टेबल मार्कर के द्वारा बच्चों हम ये पहचानते हैं कि कौन सा जो हम लोगों ने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया है जिस प्लाज्मिड में, अब हम लोग ये देखते हैं कि वो हमारा प्लाज्मिड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म अर्थात जो एप्रोप्रिएट होस्ट है, जो हमारा कंपिटेंट होस्ट है, उस कंपिटेंट होस्ट के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकर वो प्लाज्मिड एंट्री किया कि नहीं किया। अर्थात हम ये देखेंगे कि प्लाज्मिड उसके अंदर जो हमारा कंपिटेंट होस्ट है उसके अंदर पहुंच गया कि नहीं। तो बच्चों जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कंपिटेंट होस्ट के अंदर पहुंचता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। और जब पहुंचता ही नहीं, कभी कभी ये होता है बच्चों कि जीन ऑफ इंटरेस्ट या पूरा प्लाज्मिड जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं जाता है, पहुंच ही नहीं पाता किसी कारणवश। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 3 प्रकार के हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड में हमारा प्लाज्मिड क्या है, एंट्री कर गया है। तो जिसमें एंट्री कर जाता है उसको हम ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं, और यहाँ देखिए इसमें पहुंचा ही नहीं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। ठीक बच्चों,
तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये टाइप सेकंड जो है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, अर्थात यहाँ हमारा प्लाज्मिड पहुँचा ही नहीं। केवल टाइप फर्स्ट और टाइप टू टाइप फर्स्ट एंड टाइप थर्ड ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है दोनों। लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट के बाद तो एक तो ये पता करता है हमारा सेलेक्टेबल मार्कर, क्या पता करता है, सबसे पहले ये पता करता है कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने का काम करता है कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। एक तो ये पता करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक बच्चों, टू सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब ये पता करता है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। कभी कभी ये होता है कि बच्चों जैसा कि आप ये देखिए, जैसे ये प्लाज्मिड है, यहाँ आप देख रहे हैं ये प्लाज्मिड यहाँ कटा हुआ है, और दूसरा हमारा ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक बच्चों, इसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं। जैसा कि आप देखें ये क्या है, ये प्लाज्मिड है, और ये अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस प्रकार से तो कभी कभी हम ये देखते हैं कि ये क्या होता है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर इसमें जुड़ जाता है, अर्थात ये इस प्रकार से ऐसे जुड़ जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है, अर्थात जब ये जुड़ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, RDNA कहते हैं, अर्थात रिकम्बिनेंट DNA कहते हैं। और ये रिकम्बिनेंट DNA क्या होता है, आके यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। जब इसमें हमारा रिकम्बिनेंट DNA आके किसी दूसरे अर्थात कंपिटेंट होस्ट के अंदर आके ट्रांसफ़र होता है तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि हमारा ये रिकम्बिनेंट DNA है। अर्थात ये रिकम्बिनेंट DNA जब इसके अंदर ट्रांसफर होता है तो इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जस्ट उल्टा होता है बच्चों, कभी कभी ये हो जाता है कि ये सपोज दैट ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्लाज्मिड हो गया, और दूसरा हमने अब इसका ये कटा हुआ भाग है, इतना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको काट के अलग कर दिया है। और दूसरा जो हमारा होता है वो सपोज दैट ये है हमारा, ये क्या है हमारा, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सॉरी, एक मिनट फिर से देखते हैं। ये हमारा क्या है, जैसे हमने ये देखा कि ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड है, और ये इसका कटा हुआ भाग है जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काट दिया है। और दूसरा अगर हम देखें तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें होता क्या है बच्चों कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आके नहीं जुड़ पाता है, इसके पहले ही क्या होता है, क्योंकि ये अपना स्टिकी एंड पर काटता है, अर्थात अपना कंप्लीमेंट कॉपी काटेगा। कभी कभी ये होता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके यहाँ नहीं जुड़ता, केवल ये अपना ही अर्थात जिस प्लाज्मिड को काटे रहता है वही आके जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाता है, तो फिर ये इसी से आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा, बिल्कुल वही प्लाज्मिड फिर से जुड़ जाता है। और जब इस प्रकार का प्लाज्मिड क्या होता है बच्चों, जब ये प्लाज्मिड आके इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, अर्थात सेम वही प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड कटा था वही जुड़ के फिर से ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये हमारा रिकम्बिनेंट DNA तो बना नहीं, क्योंकि इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो तो अपना जो सेगमेंट काटा था उसी को फिर से जोड़ लिया। इस प्रकार का जो ट्रांसफ़र किसी बैक्टीरिया सेल के अंदर होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि यहाँ हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA यहाँ नहीं आ पाया। रिकॉम्बिनेंट DNA हमारा कहाँ है, ये हमारा इसके साथ जाके जुड़ा है, ये हमारा अगर ये जुड़ता तब हम मानते कि ये रिकम्बिनेंट DNA है। तो ट्रांसफॉर्मेंट दो प्रकार का होता है, जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकर प्लाज्मिड किसी कंपिटेंट होस्ट के अंदर जाता है तो उसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और जब सेम वही प्लाज्मिड अपने आप जुड़ के अपना कंप्लीमेंट कॉपी जोड़कर अगर किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। तो ये जो सेलेक्टेबल मार्कर होता है बच्चों, वो ये पता करता है कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, साथ ही साथ ये भी पता करता है कि कौन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, इनको पता करने का काम करता है। अगला क्या है बच्चों, जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक। ये क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है बच्चों, सेलेक्टेबल मार्कर जो होता है ये एक प्रकार का जीन होता है जो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट करने का काम करता है, अर्थात इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जो सेलेक्टेबल मार्कर होता है क्या होता है बच्चों, ये एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस करने का काम करता है, अर्थात उसको एक कोड करता है, अर्थात उस जीन को, ये जीन जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक बच्चों, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के रूप में कोडिंग करने का काम करता है। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें बच्चों
तो ये सबसे ज़्यादा सेलेक्टेबल मार्कर किन में देखने को मिलता है, जो हम लोग आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाते हैं लैब में ले जाकर, उसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर को लगाते हैं, और वो सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, हमारे आधार पर अर्थात जिस प्रकार से हमको चाहिए वो काम करता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है जिसको हम PBr322 कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, PBr322। आइए पहले हम इनके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, किस प्रकार से इनको क्लासीफाई किया गया है। तो जिस प्रकार से हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को नेमिंग किए थे बच्चों, सॉरी यहाँ क्लासिफिकेशन का नामक्लेचर, अर्थात जिस प्रकार से हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को का नेमिंग किए थे, ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ प्लाज्मिड का भी क्या करेंगे, नामक्लेचर करेंगे, उनका नेमिंग करेंगे। तो जैसा कि पी जो है बच्चों, पी का मतलब होता है, यहाँ फिर देख लें, पी का मतलब होता है प्लाज्मिड। पी का मतलब क्या है बच्चों, अर्थात फर्स्ट लेटर जो होता है ये बताता है प्लाज्मिड। और बी आर जो होता है बच्चों, ये बी आर का मतलब क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर लें, बी आर का मतलब जो होता है ये किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। ठीक बच्चों, तो इसको जो PBr322 है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जो एक्चुअल प्लाज्मिड से ही बनाया गया है, नेचुरल प्लाज्मिड से ही बनाया गया है, लेकिन इसमें क्या किया गया बच्चों, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, अपने आधार पर मॉडिफिकेशन किया गया है। तो पी का मतलब होता है प्लाज्मिड, बी आर का मतलब होता है बॉलिवर एंड रॉड्रिक, अर्थात बॉलिवर एंड रॉड्रिक नाम के साइंटिस्ट थे बच्चों जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, अर्थात जिन्होंने इसको तैयार किया था। और 322 क्या है बच्चों, इट इज़ द टाइप ऑफ द प्लाज्मिड नंबर, ये प्लाज्मिड नंबर है, अर्थात 322 अर्थात उनके लैब में बनाया गया ये 322 नंबर है। बी आर जो होता है ये बॉलिवर एंड रॉड्रिक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया है। और साथ ही साथ पी का मतलब होता है प्लाज्मिड। इट इज़ अ टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, जिसको हम क्या करते हैं बच्चों, इसी के माध्यम से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं, किसी दूसरे होस्ट के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। अगला जो है बच्चों, दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट प्लाज्मिड है बच्चों, उसका नाम है PUC18, अर्थात इसके सीरीज में बच्चों बहुत होता है, PUC8 होता है, PUC12 होता है, PUC13 होता है, PUC18, अर्थात इस सीरीज के बहुत सारे प्लाज्मिड वेक्टर हमको प्राप्त हुए हैं। तो PUC को अगर हम इसका नेमिंग देखें बच्चों, तो P का मतलब होता है प्लाज्मिड, और UC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अगर कोई मतलब किसी साइंटिस्ट के द्वारा वो डिस्कवर होता है तो उसका नाम लिखा जाता है। यहाँ ये यूनिवर्सिटी में डिस्कवर किया गया बच्चों, जैसा कि नाम लिखा गया नेम ऑफ द डिस्कवरर आर प्लेस, या तो यहाँ डिस्कवरर का नाम लिखा जाता है या फिर उस प्लेस का नाम लिखा जाता है जहाँ पर डिस्कवर किया गया है। तो PUC क्या है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। P का मतलब होता है प्लाज्मिड, UC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और 18 जो होता है बच्चों ये नंबर गिवन टू इट, अर्थात ये नंबर दिया गया है। ठीक बच्चों, अर्थात जो PUC सीरीज का ये 18वां स्ट्रेन है, तो इसलिए इसका नाम है PUC18। ठीक बच्चों, और जो कहाँ पर इसको तैयार किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। ठीक बच्चों, द above both plasmid are modified from the natural form। ये दोनों जो प्लाज्मिड है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, ये लैब में बनाया गया आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहाँ से लिया गया है, नेचुरल फॉर्म से लिया गया, अर्थात नेचुरल स्ट्रेन के रूप में किसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को निकाल कर उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है, अर्थात उसमें सेलेक्टेबल मार्कर लगाया गया है। ठीक बच्चों, जिसमें हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को या फिर एम्पिसिलिन, इस प्रकार से हम वहाँ मॉडिफिकेशन किए हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को लगाया गया, तो वहाँ मॉडिफिकेशन करके जो हम बनाए हैं उसका नाम क्या है बच्चों, PBr322 एंड PUC18। तो ये क्या है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेचुरल फॉर्म से ही बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। इन PBr322 द फॉरेन DNA इज जनरली लाइगेटेड इन बॉम H1 साइट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, अगर हम PBr322 की बात करें तो इनमें जो फॉरेन DNA हम होता है बच्चों, अर्थात जो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं बच्चों, अर्थात जो इसका क्या कहते हैं, जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के रूप में है जो बच्चों, उसका क्या नाम है, अर्थात टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के रूप में है, और वहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाया गया है बच्चों वो क्या है, BAM-H1, अर्थात ये क्या करता है, BAM-H1 पर ही लगाया गया है। तो हमारा जो फॉरेन DNA है ये कहाँ लाइगेट किया गया है, वो BAM-H1 पर लगाया गया है, BAM-H1 साइट पर। और ये किसके, अर्थात टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इज अ टाइप ऑफ द मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर है, उसी सेलेक्टेबल मार्कर के बीच में, अर्थात BAM-H1 साइट है उसी पर इसको लगाया गया है। ठीक बच्चों, तो हमारा जो फॉरेन DNA या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के रूप में जो मार्कर है उसके बीच में पाए जाने वाला जो BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट पर उसको लगाया गया है, जबकि
PUC18 की अगर हम बात करें तो PUC18 में जो फॉरेन डीएनए है बच्चों वो BAM-H1 साइट के कहाँ लगाया, अर्थात उसमें LAC-Z जीन क्या होता है बच्चों, LAC-Z जीन इज अ टाइप ऑफ द सेलेक्टेबल मार्कर, और उसी सेलेक्टेबल मार्कर में वहाँ भी BAM-H1 लगाया गया, उसी BAM-H1 के साइट पर क्या किया गया है, लगाया गया। आइए एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं हम, ये देखिए PBr322 है। PBr322 में दो प्रकार के सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एक होता है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा होता है एम्पिसिलिन। तो टेट्रासाइक्लिन के बीच में बच्चों दो प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ लगाए गए हैं, अर्थात इनका रिकग्निशन साइट है, एक होता है BAM-H1 और दूसरा होता है साल्फस्ट, ठीक बच्चों। और अगर हम एम्पिसिलिन की बात करें तो एम्पिसिलिन के अंदर भी, एम्पिसिलिन जो सेलेक्टेबल मार्कर है बच्चों, इसके अंदर भी दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाए गए हैं, PST फर्स्ट एंड PVU फर्स्ट। कौन बच्चों, PVU फर्स्ट एंड PST फर्स्ट। हालांकि बच्चों इसके स्ट्रक्चर के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ जानिए कि इस पर कुल कितने एंजाइम लगाए जाते हैं। ये PBr322 में कुल 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाए गए हैं, जैसा कि आप देखिए तो हम काउंट कराते हैं। देखिए हिंद थर्ड, क्लाव फर्स्ट, इकोआर फर्स्ट 3, BAM-H फर्स्ट 4, साल फर्स्ट 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो कुल मिला के 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दो जो है सेलेक्टेबल मार्कर हैं एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, एक ORI है अर्थात ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, और एक ROP है, ठीक बच्चों। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर होता है ये किसका है, PBr322। इट इज़ अ टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, ठीक बच्चों, जो क्या करता है, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जाने का काम करता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो जुड़ता है बच्चों, वो टेट्रासाइक्लिन मार्कर के इस स्थान पर आके जुड़ता है, अर्थात BAM पर। कहाँ बच्चों, BAM-H1 पर आके जुड़ता है। ये जो BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सॉरी हम यहाँ ये लेते हैं, तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों वो इसी पर जोड़ा जाता है। क्या होता है, इसी पर जोड़ा जाता है। और ये जब हमारा यहाँ जीन जुड़ जाएगा बच्चों, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ जब जुड़ जाता है तो ये जो सेलेक्टेबल मार्कर है ये क्या होता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है इसका, अर्थात ये क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है। और ये अब ये टेट्रासाइक्लिन काम नहीं करता, अर्थात टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या करेगा, अपना प्रॉपरली फंक्शन करने में अक्षम हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके लाइगेट कर जाता है, जुड़ जाता है, ठीक बच्चों। तो PBr322 में क्या जोड़ा जाता है, यहाँ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके जुड़ता है, अर्थात BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट पर, और ये किस मार्कर पर, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मार्कर पर आके जुड़ता है। अगर यहीं हम बात करें अगला वाला बच्चों, जिसमें हम कहेंगे PUC18 या PUC8 में भी, तो ये कौन सा है बच्चों, ये PUC वाला है। कौन सा है बच्चों, PUC18 वाला है। तो PUC18 में क्या होता है बच्चों, हमारा जो यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट आके जुड़ेगा वो यहाँ जुड़ेगा, अर्थात ये BAM-H1 साइट पर ही जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, BAM-H1 साइट पर। लेकिन यहाँ जो सेलेक्टेबल मार्कर है बच्चों, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, एंजाइम को कोड करने वाला जीन होता है, जिसको हम LAC-Z जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, LAC-Z जीन कहते हैं। और जो क्या करता है बच्चों, एक प्रकार का एंजाइम कोड करता है, ठीक बच्चों, क्या करता है बच्चों, एक प्रकार का एंजाइम कोड करता है, जिसका नाम यहाँ आप देख लीजिए, ये है गैलेक्टोसाइडेज। तो गैलेक्टोसाइडेज एक प्रकार का एंजाइम है जिसको ये कोड कौन करता है, LAC-Z जीन। तो LAC-Z जीन इज अ टाइप ऑफ द मार्कर। यहाँ दो मार्कर हैं और दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है बच्चों, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। अगर हम PBr322 की बात करें तो यहाँ सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, जबकि जिसमें PUC18 में भी दो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, लेकिन एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है जिसको हम एम्पिसिलिन कहते हैं, और दूसरा जो होता है बच्चों ये गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करने वाला होता है, जिसको हम LAC-Z जीन कहते हैं, ठीक बच्चों। तो हमारा जब यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट आके जुड़ जाता है, ठीक बच्चों, यहाँ जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके जुड़ जाएगा तो यहाँ ये भी क्या होता है, जो LAC-Z जीन है ये क्या होता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसका हो जाता है, और ये भी अपना प्रॉपर फंक्शन करने में असमर्थ हो जाता है। और ये क्या होता है बच्चों, ये यहाँ हमारा क्या हो जाता है, अर्थात हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके जुड़ जाता है। तो आज की वीडियोस में बच्चों हम यहाँ तक ही बात करेंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों हम बात करेंगे इसी PBr322 के विषय में, अर्थात उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे, साथ ही साथ ये जितने भी एंजाइम हैं
ये जितने भी एंजाइम 8 प्रकार के एंजाइम जुड़े हैं सबके हम अर्थात इनके हम नेमिंग के विषय में जानेंगे, किस प्रकार से इनका नाम रखा गया है। ठीक बच्चों, तो और साथ ही साथ PUC-18 के विषय में बात करेंगे ब्रीफली में। तो बच्चों आज की वीडियोस में हम यहाँ तक की बात करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर बच्चों किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, किसी प्रकार का कोई और टॉपिक आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको इन्फॉर्म हो जाएगा। ठीक बच्चों, और फिर हम आपके समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेगमेंट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।